को मुस्तहकम करना एक हिमालयाई चैलेंज है। इस सूरत हाल का हम बगौर जायजा लेते हैं, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी मुल्क पे पाकिस्तान का नया इलेक्शन और उसका आगे का सफ़र। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब हुसैन हक्कानी, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका में और पाकिस्तान के बहुत ही नामवर और तजुर्बाकार तरीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकार में जनाब हुसैन हक्कानी का शुमार है। और इसके साथ ही जनाब हुसैन हक्कानी पाकिस्तान पे 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी है और उनकी आखिरी किताब री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ये एक बहुत ही एक आज के मौजू के लिहाज से बहुत ही उम्दा किताब है। तमाम मौजूआत पे हुसैन हक्कानी साहब से हमारी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर हमें मालूम है कि जो जिस अंदाज़ के इलेक्शन हुए उसके जो नताइज हैं, दुनिया खुद उसकी गवाही दे रही है। अंदर से पाकिस्तान में भी आज पिलडाट ने कहा कि ये रिकॉर्ड गैर मुनसिफाना इलेक्शन थे, मगर बज़ाहिर ये लगता है कि आलमी क़ुव्वतें दुनिया इस चीज़ से उसको सरोकार नहीं है कि किस तरह से इलेक्शन हुए। वो ये समझते हैं कि नई हुकूमत आ गई है, एक इंतखाबात के नतीजे में आई है, तो उससे वो एक बिज़नेस एज़ यूजुअल चाहते हैं, बल्कि खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। ये तसव्वुर सही है मेरा? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बुनियादी तौर पे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया में किसी मुल्क में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ कि जिसके नताइज के ऊपर अगर लोगों ने किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो उसके बाद हुकूमतें, दूसरे ममालिक की हुकूमतें नई बनने वाली हुकूमत से ताल्लुक ना कायम करें। ये पीटीआई की सियासी नातजुर्बेकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को ना समझने का नतीजा है कि उसके रहनुमा ये तवक्को कर रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का नतीजा ये होगा कि नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नई हुकूमत तो तस्लीम होगी, सब उसके साथ ताल्लुकात भी कायम करेंगे। दुनिया की तमाम ताकतें, और ये मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, तमाम ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो। रह गया इंतखाबात के बारे में किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तो वो एक तबसरा है। वो बहुत सारे मुल्कों के इंतखाबात के ऊपर बहुत सारी हुकूमतें करती हैं। उससे इस हकीकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब उस हुकूमत के साथ डील भी करना ये जब हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, हुसैन हक्कानी साहब, ये फरमाइएगा कि उसमें इस पहलू की कितनी अहमियत है कि अपने दौर हुकूमत में पीटीआई या इमरान खान बिलखुसूस के जो आलमी ताकतें हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका को तो खैर उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन का निशाना बनाया, और मशरक़ वस्ता के बड़े अहम ममालिक, हमारे अजीम तरीन दोस्त, उनके साथ वो मामूल की गर्मजोशी हम नहीं देख सके जो हालात का तकाजा करती थी, और वो फिर असरअंदाज भी हो रही है आज जो उनकी हुकूमत के बारे में या उनकी अपनी वजारत उज़्मा के बारे में आलमी क़ुव्वतें, आलमी लीडरशिप जो राय बना रही हैं। कमराम साहब, आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हज़्ब इख्तिलाफ में थी तो मैं उनके साथ था बतौर एक मुशीर के। और उस ज़माने में मोहतरमा का बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत अच्छा इस्तक़बाल होता था। लोग ये समझते थे कि वो बहरहाल एक आलमी अमन की खैरख़्वाह खातून हैं और उनके साथ ताल्लुकात इसलिए ज़रूरी हैं कि वो दोबारा अगर वज़ीर आज़म बनी तब भी उनकी राय, उनकी सोच उनके लिए अहम होगी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पाकिस्तान में चाहे लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए या गुस्से को बढ़ाने के लिए काम आता हो, लोगों को जज्बाती तौर पे अच्छा लगता हो, उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई अहमियत वक़्त इसलिए नहीं है कि लोग उसको एक साजिशी नजरिए का बयानिया समझते हैं। उन्होंने तकरीबन हर मुल्क के सरबराह का ये किसी न किसी तरह से या उसकी तज़हीक की है या उसका मजाक उड़ाया है। उसकी वजह से वो लोग तो खुश होते हैं जो समझते हैं, लो देखो भाई, इन्होंने अमेरिका को जलील कर दिया, इन्होंने फलां को सुना दी, सच्ची सच्ची खरी खरी सुना दी। लेकिन जिसको सिफारतकारी कहते हैं वो ये नहीं होती। तो उनका मामला उससे बहुत मुख्तलिफ है जो किसी जमाने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था कि वो जब मुल्क से बाहर भी होती थी और हुकूमत से भी बाहर होती थी तब भी लोग उनकी बात सुनते थे और उनसे राब्ता रखते थे। खान साहब की इस तरह की कोई हमदर्दी कहीं पाई नहीं जाती। अब हम अंदरूनी इस्तेहकाम की जानिब आएँ। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि ये कितना ज़रूरी है। पहले, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो खैर सगाली के पैगामात आए हैं और तमाम चीदा चीदा ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से ये पैगामात आए हैं, इनमें रस्मी नौइयत कितनी है और इसमें जो हकीकी जो ख्वाहिश है वो कितनी है? ख़ास तौर पे हमारे लिए मैटर करता है चीन,
ہمارے لیے میٹر کرتا ہے امریکہ، ہمارے لیے میٹر کرتا ہے سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، گلف کی دوسری کنٹریز اور بھارت۔ ان پیغامات کو اگر ہم آپ سے کہیں کہ اس کو ہمیں انٹرپریٹ کریں تو آپ فرمائیے گا۔ دیکھیے، رسمی تو ہوتا ہی ہے پیغام، لیکن جس صورت کے ساتھ یہ پیغام آئے ہیں ایک متنازع الیکشن کے تناظر میں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، ایک ایسی حکومت ہو جس کے ساتھ وہ معاملہ کر سکیں۔ اب پاکستان ایک مقروض ملک ہے، ان میں سے بہت سارے ممالک پاکستان کے قرض خواہ ہیں۔ قرض خواہ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مقروض ان کا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس لیے پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا چین کے مفاد میں ہے، امریکہ کے مفاد میں ہے، مشرق وسطیٰ کے ان تمام ممالک کے مفاد میں ہے جنہوں نے پاکستان کو قرضے دیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، بھارت کا مفاد اس وقت یہ ہے کہ بھارت اس وقت ایک بہت اہم معاشی ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے، اس کے لیے پاکستان کے ساتھ مزید تنازع ایک اریٹنٹ ہے، اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے۔ تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت ہو جس سے کوئی بات چیت ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے زمانے میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھول لی جائے، اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے مقبول ہونے کی خاطر اس فیصلے کو جو کہ کابینہ کی اقتصادی کمیٹی کر چکی تھی، کابینہ میں آ کر منسوخ کر دیا۔ حالانکہ لطیفہ یہ تھا کہ کابینہ کی اقتصادی کمیٹی کی صدارت بھی انہوں نے کی تھی، کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے ایک ہی دن میں اپنا فیصلہ بدل کے بھارت کو یہ پیغام دیا تھا کہ نہیں، آپ کے ساتھ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو سب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کریں، پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس لیے رسمیت کے علاوہ جس تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ اچھا، پیغامات آئے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ پیغام دینا ایک چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ کا اندرونی تنازع اپنی جگہ، لیکن ہم بات چیت کریں گے حکومت کے ساتھ اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، یہ ماشاءاللہ آپ کی مہارت ہے اور بہت تجربہ ہے اس معاملے میں، اور آپ کے خیالات بہت امپورٹنٹ رہے، کم از کم میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ یہ جو ہمیں ری امیجن کرنا ہے اپنے ڈائریکشنز کو، دو طرفہ ہے، ایک جانب چین کی جانب اپنی خارجہ پالیسی کو اور اپنے مفادات کو، ایک جانب چین کی جانب، ایک جانب امریکہ کی جانب، اور پھر ایک جانب ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ دامے ورمے سخنے ہمارے ساتھ ہمیشہ ماشاءاللہ کھڑے رہے۔ اس کو ذرا ری امیجن کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ توازن لا سکیں چین اور امریکہ کے درمیان، اور پھر کسی صورت سے ایک باوقار سمجھوتے کی جانب بڑھ سکے بھارت کی جانب۔ کامران، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں ایک مسلسل بخار کی کیفیت رکھتے ہیں، یہ کم کی جائے۔ ہمارے ہاں ہر بات کے اوپر تنازع پیدا کیا جاتا ہے، ہر بات کے اوپر جملے بازی ہوتی ہے، اور ہم بڑک بازی، جگت بازی اور جملے بازی کو کچھ سمجھداری کی بات سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دائیں بائیں خراب ہوتے رہتے ہیں۔ حکومتیں فیصلے کرتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ تاثر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، کہیں کچھ ملا تو سڑکوں پر نہیں آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک اس وقت ایک بیلنس خارجہ پالیسی کی تلاش میں ہیں۔ کل ہی مشرق بعید کے تمام ممالک نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم امریکہ اور چین میں سے کسی کو منتخب نہیں کرنا چاہتے، ہمارے امریکہ کے ساتھ سیکورٹی تعلقات ہیں، ہمارے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات ہیں، ہم دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ اور چین کا کوئی تنازع ہے تو وہ آپس میں طے کریں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ یہی پاکستان کا موقف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے معاملے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر دو ممالک کے درمیان تنازع ہے، وہ ہمارا تنازع نہیں ہے، وہ ان کا تنازع ہے۔ ہم ان دونوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان دونوں کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھارت کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی تنازع ہے تو بہت سے ممالک تنازعات کو برقرار رکھتے ہوئے تجارت کرتے ہیں۔ مثلا چین اور بھارت کی کئی ارب ڈالر کی تجارت ہے، حالانکہ ان کے دونوں کے درمیان تنازع ہے۔ تو پاکستان کو بھی یہی سمجھداری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ خارجہ پالیسی سے جذبات کو نکالیں، منطق کو اس میں ڈالیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی تو یہ آج کی اس دنیا میں جہاں امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہت سنگین قسم کی ایک کولڈ وار جاری ہے، معاشی مفادات کے حوالے سے بہت بڑی ایک کشمکش جاری ہے، ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، آج تک امریکہ نے کسی ملک کو یہ نہیں کہا کہ چین کی سرمایہ کاری قبول نہ کرو۔ جہاں امریکہ
सरमाया कारी अपनी दे सकता है, वहां उसने कोशिश जरूर की है मुकाबले की। अगर पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के 25% कर्जे जो हैं इस वक्त वो चीन को वाजिबुल अदा हैं, तो अगर अमेरिका उन 25% का मुकाबला करना चाहता है फबेहा आ जाए, और अगर नहीं करना चाहता तो हम बड़ी वजाहत के साथ ये कह सकते हैं और कहने में कामयाब रहे हैं कि देखिए वो हमारी इक्तिसादी जरूरत है और आपके साथ हमारे सलामती के ताल्लुकात हैं, कौमी सलामती के ताल्लुकात हैं। दबाव दोनों तरफ से आएगा, लेकिन देखिए दबाव को हैंडल करना ही तो सफारतकारी है। और ये भी कितना इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा, कि बहुत ही संगीन कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, हमें आलमी मालियाती इदारों को भी ज़ाहिर है अपने साथ लेके चलना हो, और वहाँ पे चीन का इन्फ्लुएंस कम है, वहाँ पे मगरिब का, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो हम उसमें इस्तेकाम रख सकते हैं और तवाज़ुन रख सकते हैं। और ये जो हमें तसलसल चाहिए, मिसाल के तौर पे IMF का प्रोग्राम है, हमें मल्टीलेटरल दूसरी एजेंसीज़ की सपोर्ट चाहिए, अब हमें कमर्शियल डेट के लिए जाना है मार्केट्स के अंदर, ज़ाहिर है कि जो मगरिब का माशी निज़ाम है उसकी हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है, और इसके लिए भी हमें जरूरत है कि देखिए हम अगेन अब इसमें बार बार हमारे यहाँ जज्बातियत होती है। पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम IMF के हो चुके हैं, जो किसी और मुल्क को आज तक इतने नहीं मिले, लेकिन पाकिस्तान कभी बाज़ औक़ात प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करता, रिफॉर्म का जो प्रोग्राम होता है। IMF क्या चाहती है? IMF चाहती है कि आप अपने यहाँ ऐसी माशी इस्लाहात करें कि उसके कर्जे अदा कर सकें और आपके यहाँ सियासी माशी इस्तेहकाम आ जाए। जब आप उस पहली किस्त ले लेते हैं, दूसरी किस्त ले लेते हैं और फिर उसकी शर्तें पूरी किए बगैर तीसरी किस्त भूल जाते हैं, फिर आपको दोबारा कर्जा लेना पड़ता है। एक बार IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें, जब ये हो जाएगा तो हम इस बहरान से निकल आएंगे। कितने ही ममालिक हैं, आपको लातीनी अमेरिका का वो बहरान याद होगा जिसके अंदर को तकरीबन हर मुल्क लातीनी अमेरिका का IMF का मकरूज था, लेकिन बाज ने शर्तें पूरी की और उसके बाद दोबारा कर्जे लेने की जरूरत नहीं पेश आई। उसके मुकाबले में आप अर्जेंटीना को देख लीजिए, जिसको हर बार पुराने कर्जे की अदायगी के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान को फैसला करना होगा हमें कौन से रास्ते पे चलना है। और हमारे लिए हमारा केस कितना मजबूत होगा कि अगर हम किसी सूरत से अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम भी ला सके। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। और बैनुल-अक़वामी केस कितना मजबूत होगा अगर हमारी हुकूमत का, रियासत का PTI के साथ सीज़ फायर हो जाए, और PTI का हुकूमत और रियासत के इदारों के साथ सीज़ फायर हो जाए। ये कितना मजबूत करेगा पाकिस्तान को। इमरान खान साहब, आपको याद होगा, अच्छी तरह याद होगा कि 2008 में मैं उन लोगों में से था जो कहा करते थे कि ये जो NRO है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ये मफाहिमत की एक दस्तावेज है। इसका मकसद है माजी के बाद एक लाइन खींचो और आगे बढ़ जाओ। मैं अब भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, रियासत से गलतियां हुई हैं, सियासी पार्टियों से गलतियां हुई हैं, अफराद से गलतियां हुई हैं। अगर हम उसी की बहस के ऊपर चलते रहेंगे कि तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, और एक दूसरे को धमकियां देते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो फिर वो मफाहिमत पैदा नहीं हो सकेगी। कौमी मफाहिमत दुनिया से मामला करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक़्तिसादी हिकमत अमली के लिए ज़रूरी है, भारत से ताल्लुकात को मामूल पे लाने के लिए ज़रूरी है, मशरिक़ वस्ता के साथ ताल्लुकात को वसीतर करने के लिए ज़रूरी है। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया मुख्तलिफ किस्म की मफाहिमाती स्कीमों के ऊपर काम कर रही है। उसके अंदर अगर हमारे अंदर मफाहमत नहीं होगी तो फिर हम बैरूनी ममालिक के साथ किसी किस्म की भी मफाहमत या तवीलुल मियाद बातचीत कैसे कर सकेंगे। ये फरमाइए कि ये जो अमेरिका की आला तरीन सतह पर पाकिस्तान से लाताल्लुकी है कि अमरीकी सदर ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट बाइडन ने, ठीक है, इमरान खान के साथ तो कोई गुफ्तगू नहीं की, कभी मुसाफिहा नहीं उनका हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत में भी नहीं हुआ। अभी भी देखें, अब बहरहाल देखना है कि आगे चल के क्या होता है। बराह रास्त तो उनका भी कोई तहनीती पैगाम तो कम अज़ कम नहीं मिला है पाकिस्तान को। लेकिन ये जो लाताल्लुकी है अमेरिका की आला तरीन सतह पर पाकिस्तान से, ये कैसे इसमें बेहतरी आ सकती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर और आला तरीन लेवल पे ताल्लुक़ होना चाहिए, चाहे ये हुकूमत हो चाहे आने वाली हुकूमत हो।
देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि सदर बाइडन का अपना एक मखसूस अंदाज है, वो वाकईतन बैरून ममालिक के हुक्मरानों के साथ उस तरह के रवाबित नहीं रखते जिस तरह सदर ट्रंप रखते थे या उससे पहले सदर ओबामा रखते थे। तो वो तो एक और बात है, क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा है, सेहत भी उनकी इजाजत नहीं देती, तो वो ये तवक्को रखना कि वो हर एक से बातचीत खुद करेंगे, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज्यादती है, जमीनी हकीकत को तस्लीम ना करना है। लेकिन अमेरिका की जानिब से हमारे साथ आला सतही राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं। जब आर्मी चीफ वाशिंगटन आए थे तो डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खारजा दोनों उनसे मिले थे। मुझे ये तवक्को है कि कम से कम नायब सदर कामला हैरिस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ यकीनन मुस्तकबिल करीब में राब्ता करेंगी, और मुझे ये भी यकीन है कि आला सतही मुलाकातें भी दोबारा शुरू होंगी। पिछली हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, उसके मामले में लोगों को एक जो तजब्जुब था वो ये था कि उस जमाने में कोई बात राजदारी में नहीं रहती थी। मतलब ये कि, और आखिर में हमने देखा कि उसका अंजाम यही हुआ कि एक साइफर जो है वो जलसों में लहराया जा रहा था। ये जो पॉपुलिज्म है, मकबूलियत पसंदी है, इसमें ये होता है कि लीडर हर वो बात करता है जिसके ऊपर उसको आवाम से तालियां मिलें, जबकि जो सिफारतकारी है इसमें बहुत सी बातें खामोशी से करनी होती हैं। लोगों से बात करें, आप पूछें, उनकी बात सुने, माने या ना माने, लेकिन आपको उनसे बात करनी होती है। तो सिफारतकारी जब बहाल होगी, मामूल के तरीके के साथ बातें होनी शुरू होंगी, तो उसमें ये सारी बातें भी खत्म हो जाएंगी कि लोग आला ये सतही फरमाइएगा राब्ते। कि कितना कितना फ़र्क पड़ेगा कि अगर अमेरिका में नवंबर के सदारती इलेक्शन के नतीजे में रिपब्लिकन्स आ जाएं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं और वो बहरहाल वो सदर अमेरिका मुंतखब हो जाए, तो अमेरिका का जो पॉलिसी है उस पाकिस्तान के हवाले से उस वो किस अंदाज से उसमें तब्दीली की तवक्को हो सकती है। ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम बात तो ये है कि ठीक है, प्रेसिडेंट बाइडन का तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहा इमरान खान से, मगर डोनाल्ड ट्रंप का तो अच्छा खासा राब्ता रहा या ताल्लुक़ रहा है, या वो जानते हैं इमरान खान को। क्या अमरीकी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी में किसी सूरत से इन्फ्लुएंस होगा नए सदर का आना? देखिए, एक बात याद रखिए, अमेरिकी खारजा पॉलिसी अमेरिकी मफादात की बुनियाद पे बनती है, शख्सियात की बुनियाद पे नहीं। सदर आइजनहावर और सदर जॉन एफ कैनेडी की खारजा पॉलिसियों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहम था, पाकिस्तान में CIA की एक बेस थी। इसी तरीके के साथ रोनाल्ड रेगन और उसके बाद सदर बुश और फिर बिल क्लिंटन, इनके दरमियान को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रहा पाकिस्तान के हवाले से। जो जो चीजें तय हुई थी, मसलन प्रेसलर अमेंडमेंट रेगन दौर में मंजूर हुई थी और उस पर अमल दरामद बुश दौर में और क्लिंटन दौर में हुआ। तो खाद्य पॉलिसी में कुछ तसलसल रहता है। रह गया ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों में बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं। सदर ट्रंप से एक दफा मिले इमरान खान, वो उन्होंने एक रस्मी तौर पर उनको बुलाया दरवाजा खोलने के लिए तालिबान से बातचीत के मामले में। फिर उसके बाद आप देखें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। कहाँ पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद मिलती थी और कहाँ हम इमदाद के खात्मे के दौर में आ गए। इसी तरीके के साथ तिजारत में कोई बड़ी वसअत नहीं आई। तो मेरा ये ख्याल है कि ये समझना, हमें अपनी अंदरूनी सियासत, क्योंकि हम रोज शाम को टीवी पे देख रहे होते हैं, हमें बहुत अहम लगती है, लेकिन बाकी दुनिया में वो एक छोटी मोटी खबर ही होती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप के आने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क अंदरूनी सियासत में पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हुसैन हक्कानी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।